जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट एग्जाम 2022 के लिए संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज हम सोल्व करेंगे। साथियों काफी दिनों के बाद आज हम संस्कृत का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हम 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है संस्कृत के नाम से, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में सभी साथी अंत तक बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और देखते हैं उसका पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन ही। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या फिर ऑप्शन नंबर डी भरद्वाज। तो साथियों भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी भरद्वाज। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य भरद्वाज है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का हमारा, झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो झस प्रत्याहार जो होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसके अंतर्गत आते हैं साथियों झ, भ, घ, ढ, ध और जय, ब, ग, ड, द। ये वर्ड जो है झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। सत्य ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठ तालु, कंठ ओष्ठम, दंत ओष्ठम या फिर दंत तालु। तो ओ तो मिलकर बनता है साथियों ए जमा ऊ से, ए जमा ऊ को मिलाकर ओ बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इन दोनों को मिलाकर ही इसका उच्चारण स्थान बनेगा यानी कि कंठोष्ठम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, सुप्रत्ययंतम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहां पर क्या आना है, प्रत्यय, पदम, सुबंतम या फिर वाक्यम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी पदम। यहां पर पदम भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा जमा उर्मी संधि होने पर क्या बनेगा। गंगरमी, गंगूर्मी, गंगोर्मी या फिर गंगरमी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों समझते हैं इसकी संधि होगी तो होगा क्या। तो अगर गंगा जमा उर्मी की संधि होती है तो यहां पर आ जमा ऊ का संगम होगा और आ जमा ऊ होकर ओ बनाएगा। आपको याद होगा गुण संधि में ह्रस्व अथवा दीर्घ ए आ के बाद अगर ई आ जाता है, ऊ आ जाता है, रिरी आ जाता है और लिरी आ जाता है। ये आते हैं तो ई का हो जाता है ए, ऊ का ओ हो जाता है, रिरी का अर हो जाता है और लिरी का अल हो जाता है। तो यहाँ पर ऊ का ओ हो रहा है यानी कि गंगोर्मी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, यण संधि का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण निम्न में से यण संधि का है। लिरा प्लस आकृति, इति प्लस आदि, सु प्लस आगतम या फिर उपर्युक्त सभी। तो साथियों यण संधि का सूत्र होता है इको यर्ची। इको यर्ची हमारा यण संधि का सूत्र होता है। इसका मतलब होता है ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, ऊ, रिरी और लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का हमारा य हो जाता है, ऊ का हमारा व हो जाता है, रिरी का हमारा र हो जाता है और लिरी का ल हो जाता है। ये हमारा हो जाता है। तो साथियों पहले में लिरी प्लस आकृति, इसमें भी यण संधि होगी। इति प्लस आदि मिलकर बनेगा इत्यादि। यहाँ पर ई का य हो रहा है तो यहाँ भी हमारी यण संधि होगी। सु प्लस आगतम मिलकर बनता है सुआगतम, तो यहाँ पर ऊ का व हो रहा है तो यहाँ भी हमारी यण संधि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 7 है, त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है। तो त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। त्रिभुवन में द्विगु समास होगा। साथियों द्विगु समास का एक अच्छी सी पहचान होती है। द्विगु समास होता है संख्यावाचक, जिसके पहले शब्द में पहले पद से संख्या का ज्ञान हो तो वहां पर द्विगु समास होगा। त्रिभुवन का मतलब ही होता है 3 भवनों का समूह। तो यहाँ पर संख्या आ रही है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आज की क्लास का हमारा, स्थाल्यम तंडुलाम पचती यह किस सूत्र का उदाहरण है। आधो अरि अधिकरणम, अधिशिशिर स्थानाम, चतुर्थी संप्रदाने या फिर एकथितम च। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। यह सूत्र है साथियों आधारो अधिकरणम का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज की क्लास का, अहम गृहम गच्छामि इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। मया गृहम गम्यति, मया गृहम गम्यते, मम गृहम गच्छामि या फिर मह्यम गृह गम्यते।
तो अगर हम अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, तो इस वाक्य को अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये वाक्य बदलकर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मया गृहम गम्यते। ये बदलकर इस प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, विधि लिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल में, भविष्य काल में, आशीर्वाद अर्थ में या फिर चाहिए अर्थ में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? विधि लिंग लकार का जो प्रयोग होता है साथियों वो होता है चाहिए के अर्थ में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के लिए हम यूज करते हैं लंग लकार, और भविष्य काल के लिए लिट लकार प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है आज की क्लास का हमारा। युष्मद्ध शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होगा? त्वम, यूयम, युवाम या फिर त्वत? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा यूयम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, द्रह कुमार संभवम के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। कुमार संभव रचना किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर कालिदास? तो कुमार संभव लिखी गई है कालिदास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज की क्लास का, विलोक्य पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है यह हमें बताना है। वी लोक लियप, वी आंग लुक लियप या वी लुक लियु या वी लोक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होगा साथियों वी लोक लियप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आज की क्लास का, निम्नलिखित में से अव्यय पद चुनिए। हमें अव्यय पद बताना है कि निम्न में से कौन सा पद अव्यय होगा? अकस्मात, अचिरम, अदैव या फिर उपर्युक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी शब्द अव्यय शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, 6 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो साथियों जो 6 गिनती होती है इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं? षट, षष्ठ, षट या फिर षड? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं हम साथियों षट। षट का मतलब 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। फलों के नाम संस्कृत में जरूर पूछे जाते हैं। तो अंगूरम, दाडिमम, द्राक्षा या दाडिमम, दाडिमम या द्राक्षा या अनारम और द्राक्षा? तो हमें क्रम से ही बताना है अंगूर और अनार को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा साथियों? अंगूर को तो कहा जाता है द्राक्षा और अनार को कहा जाता है दाडिमम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अरब को संस्कृत में क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये भी आपके लिए। संख्याओं के नाम भी संस्कृत में काफी पूछे जाते हैं। एक कोटि, एक लक्षम, एक नियतम या फिर अर्बुदम? तो साथियों एक अरब को संस्कृत में हम कहेंगे अर्बुदम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? गीता से, मनुस्मृति से, नीति शतकम से या फिर विदुषिति से? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मनुस्मृति से। मनुस्मृति नामक ग्रंथ से यह सूक्ति ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, कमलम का पर्यायवाची है। कमलम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पुंडरीकम, कुवलयम, कुशेषयम या फिर उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा साथियों उपयुक्त सभी। ये सभी शब्द कमलम के पर्यायवाची ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, विंशति शब्द से लेकर नवति पर्यंत संख्यावाची शब्द किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में या फिर उभयलिंग में? तो विंशति मतलब 20 के बाद से लेकर नवति मतलब 90 तक ये जो संख्यावाची शब्द होते हैं ये किस लिंग में होते हैं, किस लिंग में लिखे जाते हैं? तो साथियों ये लिखे जाते हैं स्त्रीलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, गंगा पद में स्त्री प्रत्यय है। गंगा पद में स्त्री प्रत्यय तो है लेकिन वो कौन सा स्त्री प्रत्यय है ये हमें बताना है। चाप, डिश, डीप या फिर टाप? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो टाप प्रत्यय की एक पहचान होती है, आपको लास्ट में आकार डंडा मिलेगा। जैसे बालिका, जैसे बालिका हो गया, बालिका, बाला हो गया, तो इनमें सब में आकार डंडा मिलेगा, वहां पर होगा हमारा टाप प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज की क्लास का हमारा,
तीन लड़कियों का परिचय बोलो। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद बताना है कि तीन लड़कियों का परिचय बोलो, इसको हमें ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। त्रयाणाम बालिकाम बालिका नाम परिचयम वद, त्रिशणाम बालिका नाम परिचयम वद, त्रिशणाम बालिका नाम परिचयम वद, या त्रीणी खालिका नाम परिचयम वद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, त्रिशणाम बालिका नाम परिचयम वद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज की क्लास का हमारा, लक्ष्मी पदा महाकाव्यम किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? शिशुपाल बधम को, नैषधीय चरितम को, शकुनासोपदेशम को, या फिर कीर्तार्जुनियम को? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कीर्तार्जुनियम को लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आज की क्लास का, गीता में गुडाकेश किसे कहा गया है? कृष्ण को, भीम को, अर्जुन को, या फिर कर्ण को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। गीता में गुडाकेश कहा गया है, किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा अर्जुन को। अर्जुन को गुडाकेश कहा गया गीता में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, धिया निबद्धते मति द्वयी कथा किस ग्रंथ में उद्धृत है? नीति शतकम में, कादम्बरी कथामुखम में, पंचतंत्रम में, या फिर सुभाषित रत्नावली में? तो धिया निबद्धे दय मति द्वयी कथा ये किस ग्रंथ से ली गई है, किस ग्रंथ में ये स्थित है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है साथियों कादम्बरी कथामुखम में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, ऋग्वेद का अपर नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साथियों। ऋग्वेद का अपर नाम कौन सा है? ब्रह्मवेद, शब्द शास्त्र, दस्तई, या फिर गानवेद? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, दस्तई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज की क्लास का हमारा, श्रुत लेख बोलते समय अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? तो साथियों श्रुत लेख हम कहते हैं इमला को। तो इमला बोलते समय एक अध्यापक को क्या आवश्यक है? उच्चारण की स्पष्टता, रुक रुक कर बोलना, बीच में वाक्यों की पुनरावृत्ति, या 3-4 बार संपूर्ण अंश को पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इमला बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है शुद्ध उच्चारण की। जैसा टीचर उच्चारण करेगा, जैसे शिक्षक उच्चारण करेगा, बच्चे वैसे ही लिखेंगे। तो हमें जरूरत है शुद्ध उच्चारण की, यानी कि उच्चारण की स्पष्टता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 आज की क्लास का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संस्कृत के लिए उपयुक्त है? केवल मौखिक, केवल लिखित, लिखित और मौखिक दोनों, या फिर शास्त्रार्थ? तो साथियों संस्कृत के लिए जो परीक्षा उपयुक्त है वो है लिखित और मौखिक दोनों तरीके की परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है? समस्या की पहचान, संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण, क्रियात्मक प्राकल्पना निर्माण, या फिर प्राकल्पना का परीक्षण? तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान निम्न में से कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न हो गए, निम्नलिखित में से कौन सी बात कथा शिक्षण में अनावश्यक है? तो हमें वो बात बतानी है जो कथा शिक्षण में आवश्यक नहीं है, वो बात हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, कथा सुनाना, पुस्तक का प्रयोग, सरल भाषा, या फिर कथा की मुख्य विशेषता का उल्लेख? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पुस्तक का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे आज के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और घंटी बटन को भी दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।